So good morning everyone. We start our the PYQ classes regarding the constitutional law of India for UGC NET exam preparation and any other competitive exams for the constitutional law. So if we start it, kindly ensure everyone screen शो हो रही है सभी को. चलो. We start with the first question. Which one of the following is not essential parliamentary form of government? इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर नहीं है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पार्लियामेंट आर अवेलेबल, पार्लियामेंट रूल आर अवेलेबल देयर. The presence of nominal executive head state who act exclusively on the advice of cabinet that are required. पार्लियामेंट में कैबिनेट का ही मेन वर्क है और जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो नॉमिनल हेड है. The cabinet, which is the real executive, consists of the leaders of the party who have been support the majority in the legislature. That is also right. The responsibility of the cabinet is collective. That is also right. The president appoint the ministers and assign to them their office. That is not required for the parliamentary form of government. ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्स है, उसका इसेंशियल फीचर है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा. सो आंसर इज अ डी. नेक्स्ट इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ द अदर हाउस डज नॉट पास एन ऑर्डिनरी बिल मोर देन 6 months हैव पास्ड, द प्रेसिडेंट मे समन फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउस. दैट इज राइट. At the joint session of the two house, new amendment can be proposed in the bill with the permission of the preceding officers. That is also right. Lower house has the exclusive power on the money bill. Lower house means लोक सभा. लोक सभा की एक्सक्लूसिव पावर है मनी बिल पे. तो 1 2 3 1 2 3 ऑल 3 आर द करेक्ट. 4 वी चेक कि 4 हमारा करेक्ट है कि नहीं है. वेट हियर. Money and the financial bill can only be introduced in the Lok Sabha with the prior recommendation of the president. मनी बिल के लिए तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल बिल के लिए ये वाली बात सही नहीं है. सो आंसर इज अ 1 2 3. 3 स्टेटमेंट आर राइट एंड द 4th स्टेटमेंट आर रॉन्ग. मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, मनी बिल आर राइट इन द आर्टिकल 111 एंड फाइनेंशियल आई थिंक ना 113 या उसी के आसपास फाइनेंशियल बिल है. लेट मी कंफर्म इट विद यू, ये भी जरूरी रह जाएगा. इन्होंने एज सच मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया कि फाइनेंशियल बिल क्या है मनी बिल क्या है. इन्होंने ये मनी बिल का डिस्क्रिमिनेशन दिया है आर्टिकल 111 में. एंड दे सेड दैट विच एवर इज नॉट द कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ मनी बिल दैट विल बी कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ अ फाइनेंशियल बिल. जो मनी बिल नहीं होगा वो फाइनेंशियल बिल होगा. नाउ द थिंग इज कि कौन कौन सा मनी बिल नहीं होगा. हाँ, डेफिनेट 110 दैट इज द मनी बिल. 110 जो है जिसमें मनी बिल डिफाइंड है. एंड अपार्ट फ्रॉम द मनी बिल्स ऑल आर द फाइनेंशियल. मनी बिल आर स्पेशली डील विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कि क्या एक्सपेंडिचर है और क्या रेवेन्यू है, जिसमें ये सारी बातें आए जो बजट की बातें हों. जो साल का बजट आता है ना सरकार का, कि जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का डिस्कस कर रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का डिस्कस कर रहा है, वो मनी बिल है. फाइनेंशियल बिल की जो फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड कर रहा है कि कैसे हम फाइनेंशियल ग्रो कर सकते हैं, क्या एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, टैक्सिंग पॉलिसी क्या होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जो पैसा कलेक्ट हो गया वो खर्चा कहाँ पे होगा और जनरेट कहाँ से होगा, वो मनी बिल की बात कर रहा है कि इतना पैसा है जी, ये चीज़ें हम करेंगे, ये तो मनी बिल है. अब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या प्रोडक्टिविटीज लेंगे, कैसे फाइनेंस का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो फाइनेंशियल बिल है. ठीक है. डॉक मनी बिल इज अबाउट द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कि इतना कमाया इतना लगाएंगे. फाइनेंशियल बिल की फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, हाउ विल वी अर्न द प्रॉफिट मोर, ट्रेड क्या है, ट्रैप्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल्स में डिस्कस करेंगे. मनी बिल तो एक आउटलेट है, एक बैलेंस शीट है which are managed through the consolidated fund of India. ठीक है. Next is about the doctrine of separation of power in the strict sense and technical sense is applied in America. Separation of power का अगर example देखना then we will be always be go with the American. Under the Indian Constitution
An amendment bill passed by the both house of parliament by required of majority shall be present to the president who shall give his assent thereupon the constitution shall stand amended. Majority के साथ constitution को amend कर देंगे. The president is bound to give the assent. That is also right. President अगर कोई bill parliament से pass हो गया तो president को वो assign करना ही होगा. So both A and R is right and R is the correct explanation of I. ये फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है. आई जस्ट रीड टू फॉर ऑल ऑफ यू. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द हब ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द हब ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूर होते हैं, वो उसका हब होते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी. बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट. दोनों ही सही है और उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जहाँ पे मेजोरिटी पार्टी होगी वहाँ पे उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, अब हमें इसमें ये बताना है. द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेल्ड वाज इंसर्टेड इन द 42nd अमेंडमेंट. इट्स नॉट करेक्ट. इट्स आर इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट. क्लियर. President shall not issue the proclamation clause 1 article 352 unless the decision of the union cabinet, the prime minister and the council of ministers is communicated to him in writing. ऐसे राइटिंग स्पेसिफिकली कुछ नहीं है. कम्युनिकेट की बात हो सकती है बट नॉट राइटिंग. अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी. ये भी बात नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है. The proclamation of emergency once approved by the parliament shall remain in a force until the emergency cease. It's wrong. हर 6 month में उसको हमें दोबारा से पास करवाना पड़ेगा. तो all these 4 statements are wrong. सारी statements are गलत है. ठीक है. Public health, sanitizations, conservancy and the solid waste management is inserted to the schedule of the constitution by which of the following. 73rd. जस्ट सैनिटेशंस और पब्लिक हेल्थ का जो अमेंडमेंट आया वो 73rd अमेंडमेंट में आया. A person shall be disqualified being chosen as and for being a member of the either house of parliament if he hold the office of profit under the government. That is right कि person कोई भी व्यक्ति जिस पे office of profit है गवर्नमेंट के अलावा तो वो पार्लियामेंट मेंबर नहीं बन सकता. अगला रीजन क्या देता है ये इसका. इफ पेक्यूनरी गेन इज रिसीवेबल in connection with the office then it shall not be become an office of profit irrespective of whether such gain are actually promised or not. ये लाइन गलत है कि अगर आप किसी ऑफिस से पेक्यूनरी गेन ले रहे हो तो वो ऑफिस के ऑफिशियल गेन में नहीं आएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा. नहीं, पेक्यूनरी गेन ही तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है. सो ए इज अ करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट. आंसर इज सी. ठीक है. Which of the following statement is correct? Give the answer in a quotes. कौन सी statement हमारी इसमें सही है. The election of the president shall be held in accordance with the system of proportional representative by means of single non-transferable vote. That is right. That statement is wait. Which of the statement is incorrect? कौन सी गलत है. The election of the president shall be held in accordance with the system of proportional representations by means of single transferable vote है, non transferable vote नहीं है. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये ध्यान रखना आपको. नॉन ट्रांसफरेबल वोट स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग. द प्रेसिडेंट में रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नहीं, प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को. जब प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट साहब को देंगे. नो रिजोल्यूशन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस शैल बी मूव्ड अनलेस at least 30 days notice have been given to him. That statement is also wrong. 30 days notice to as such required नहीं है. वो इन्वेस्टिगेशंस का प्रोसेस है, मतलब नोटिस तो रिक्वायर्ड है लेकिन आपको मोशन स्टार्ट करने के लिए 14 मेंबर ऑफ 50 एंड 100 50 मेंबर या तो लोकसभा के हो या 100 मेंबर राज्यसभा के हो, उनके साइन करके आप मोशन स्टार्ट कर सकते हो. ये ज़रूरी नहीं है कि
30 डेज का नोटिस, 30 डेज का नोटिस उसके बाद की स्टेट है, लेकिन मोशन स्टार्ट हो सकता है, मोशन स्टार्ट होने के बाद आप 30 डेज का नोटिस देंगे। Vice President shall not, withstanding the expiration of his term, continuation the hold of office until the successor enter upon his office। ये बात ठीक है कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट तब तक अपने ऑफिस में बने रहेंगे जब तक उनकी पोजीशन को लेने वाला दूसरा बंदा ना आ जाए, सक्सेसर नहीं आ जाए। ऐसा नहीं कि टर्म में एक्सपायर हो गया तो आप उसी दिन ही वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर निकल जाएंगे, नहीं, यू आर वेट कि टिल द नेक्स्ट सक्सेसर विल कम। तो आंसर इज 1 2 3 आर रॉन्ग, सो आंसर इज बी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी। मैच द फॉलोइंग है, के एम नानावती, सिंपली पावर ऑफ पर्डन का केस है, के एम नानावती इज अ गांधी राजीव गांधी केस, हो डायरेक्टली गो विद द पावर ऑफ पर्डन। नेक्स्ट इज द राम प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर, एंड डॉक्टर पी नल्लर थम्पी तरन वर्सेज Union of India, right to life। So the answer is 2 3 4 1 A, that is the A। के एम नानावती से ध्यान रख लेना, पार्डन है, राम प्रसाद फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलवेज, लिली थॉमस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, एंड डॉक्टर पी नल्लर थम्पति तेरा वर्सेज राइट ऑफ लाइफ, यूनियन ऑफ इंडिया ये वाला केस राइट ऑफ लाइफ का। Which of the following is incorrect in relation to the declaration of the financial emergency by president under the 360 of the constitution? कौन सी statement गलत है? It shall cease to operate the expiration of 1 month unless approved by the both house of parliament। Cease to operate at the expiration of the 1 month unless approved, ये बात गलत है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ द पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स स्टेट में बी रिड्यूस, ठीक है, सैलरी घटाई जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। इट मे बी रिवोक्ड वरिड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको खत्म भी कर सकते हैं। सैलरी अलाउंस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट आल्सो कैन बी रिमूव, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजेस की सैलरी का। लेकिन ये वाली जो बात है कि इट सेल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ द 1 मंथ, अनलेस 1 महीने की विंडो नहीं है उसमें, आई थिंक 6 मंथ की विंडो है कि 6 महीने तक तो एक बार अप्रूव्ड होने के बाद वो चलता रहेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस कि प्रेसिडेंट साहब का कोई ऑर्डर ना आए। क्लियर? चलो अगला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिव योर करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? एन ऑर्डिनरी बिल कैन ऑरिजिनेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स ओनली, नो, ये बात गलत है, किसी भी उसमें आ सकती है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आ सकती है, काउंसिल ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट किसी में भी आ सकता है। The bill pending in the House of People shall not lapse by reason of prorogations of the House, that is right। कि अगर कोई हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में बिल पेंडिंग है तो इस वजह से नहीं होगा कि हाउस प्रोरोगेट हो गया, फॉर द फर्दर सेशन के लिए वो प्रोरोगेट हो गया, दोबारा सेशन में आएगा तो दोबारा उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज नॉट बीन पास्ड, not been passed by the house of people shall not be lapse dissolution of the house of people, that is also right। ये कह रहा है कि सपोज कोई बिल है राज्यसभा में आया है, अब तक लोकसभा में वो आया ही नहीं, अब सपोज राज्यसभा उस पर डिस्कशन कर रही है, मीन टाइम क्या होता है कि जो लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई क्योंकि उसका टर्म खत्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए, दूसरी लोकसभा आई, तो अब ये जरूरी नहीं है कि बिल को दोबारा से पेश करा जाएगा, क्योंकि पुरानी वाली लोकसभा में तो वो कभी आया ही नहीं, ठीक है, तो दोबारा से पेश करने की इस कंडीशन में जरूरत नहीं। ये बात सब समझ रहे हो कि राज्यसभा में है बिल, लोकसभा में गया नहीं, लोकसभा बंद हो गई, दूसरी लोकसभा आई, तो बिल सरवाइव कर जाएगा, राज्यसभा से पास हो गया, इसमें आ जाएगा और पास हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अगर इसका उल्टा होता है कि सपोज लोकसभा में बिल है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, सपोज लोकसभा में कोई बिल है और इस लोकसभा ने कर दिया इसको पास, अब ये आ गया राज्यसभा में, राज्यसभा इस पर डिस्कशन कर रही है, ड्यूरिंग द डिस्कशन, ड्यूरिंग द मीन टाइम, जब तक राज्यसभा डिस्कशन कर रही है, लोकसभा हो जाती है डिसॉल्व, पुरानी वाली, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, फिर किसी भी कारण से लोकसभा डिसॉल्व होगी, नई लोकसभा बन के आ गई। अब अगर राज्यसभा इस बिल को पास करती है नई लोकसभा आने के बाद, तो ये बिल पास नहीं माना जाएगा, इसे दोबारा से लोकसभा में पास होना पड़ेगा, क्योंकि जो नई लोकसभा बनी है वो इसे पास करेगी, है ना। तो लेकिन अगर पहले कभी लोकसभा में आया ही नहीं, खाली राज्यसभा तो सेम है, राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व ही नहीं होती,
तो राज्यसभा में अगर कोई बिल पास होता है, लोकसभा से नहीं हो पाता, तो नई वाली पास कर देगी, उसको दोबारा रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो, तो सेकंड और थर्ड का स्टेटमेंट आर राइट। द बिल पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल shall not lapse by reason of dissolution of the house। सिंपल, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। शायद इसी की बात है। ये बात गलत है कि अगर कोई बिल हाउस ऑफ पीपल में पेंडिंग है वो लेप्स नहीं करेगा। लेप्स तो कर ही जाएगा। अगर हाउस ऑफ पीपल में कोई बिल पेंडिंग है और हाउस ऑफ पीपल ही, लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाए तो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, बिल दोबारा से इंट्रोड्यूस होगा फिर। ठीक है, तो आंसर इज बी, 2 and 3। Clear? In which of the following case Parliament has no power to legislate on the state list? इनमें से किस केसेस में पार्लियामेंट पे स्टेट लिस्ट के मैटर पे कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है? कंसेंट ऑफ द टू स्टेट है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इम्प्लीमेंट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो भी बना सकती है। एमरजेंसी में तो बना ही सकती है। इन द पब्लिक इंटरेस्ट इफ सो डिक्लेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना दे। खाली 3 कंडीशंस ही हैं। स्टेट खुद कह रहे हैं कंसेंट ऑफ द स्टेट है, ठीक है बना देंगे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन्फोर्स करने इसलिए बना देंगे, और इमरजेंसी टाइम चल रहा है तब। पब्लिक इंटरेस्ट में तो सब चीज़ है ही। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब हमने स्टेट गवर्नमेंट बना रखी तो स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉ बनाएगी, हम उस पर लॉ नहीं बनाएंगे। क्लियर? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए कभी भी केस की बात हो तो के श्याम सुंदर वाला केस लेंगे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर। नो पर्सन इज इलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर अनलेस ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। सिंपल इज दैट, ये बात ठीक है। He is debarred from the holding any other office of profit during the term of office, कि वो कोई और दूसरा ऑफिस भी नहीं ले सकता जब तक वो गवर्नर है। ये भी बात ठीक है, लेकिन A is right, R is right, but R is not the correct explanation। इन दोनों में कोई लिंक तो आ ही नहीं रहा, दोनों क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर हैं, तो बोथ A and R is true, but R is not the correct explanation of A। Which of the following statement Which of the following statement is are correct regarding the constitutional amendment? कौन सी बात सही है? Prior permission of the president is required before introducing the constitutional amendment bill। ऐसी कोई परमिशन हमें नहीं चाहिए। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी ही की आवश्यकता नहीं है। बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राइट। किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। President is bound to give the assent to the bill if the duly passed by both house of parliament and ratified if required by the legislature not less than 1/2 of the state। That is also right कि president जो है उस पर assent देने के लिए required है। अगर वो दोनों हाउस ने भी पास कर दिया और 1/3 स्टेट असेंबली ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट उसको डिनाई नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल to the house for reconsideration, that is also right। प्रेसिडेंट रिटर्न तो कर सकते हैं दोबारा से रिकंसिडरेशन करने के लिए, इट्स नॉट रॉन्ग। सो द आंसर इज 2, 3, 4। ठीक है, प्रेसिडेंट बाउंड तो है लेकिन कुछ अपने सुझाव दे के दोबारा से भेज तो सकता है। लेकिन अब जैसे सपोज बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने दोबारा पार्लियामेंट को भेज दिया, तो अब जो पार्लियामेंट जब दोबारा भेजेगी सेकंड टाइम, अब प्रेसिडेंट साहब कंप्लीट बाउंड है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, एक बार उल्टा भी भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए या फिर कोई फर्दर सजेशंस के लिए। लेकिन जब दोबारा से पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करके भेज रही है तब आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपको वो अपना बिल असाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 17 पे आते हैं। आर्टिकल्स बताने हैं। 249 इज पावर टू लेजिस्लेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर ऑफ स्टेट मैटर इन द टाइम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे यू कैन डू इट। स्टेट लिस्ट पे भी आप लॉ बना सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट, नॉट द सोशल इंटरेस्ट। ध्यान रखना, हमने जो वहाँ पे वर्ड देखा था लास्ट क्वेश्चन में, वहाँ पे सोशल इंटरेस्ट यूज था, सॉरी नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। 250 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी पे पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है। 242 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट
तो व्हेन द टू और मोर कंसर्न्स आर अवेलेबल, अगर कोई स्टेट आपस में कहता है तब उस पर हम लॉ बना सकते हैं. एंड 253 फॉर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ ऑन अ स्टेट लिस्ट. सो द आंसर इज अ 4213, है ना, 4213, दैट इज द बी. क्लियर. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं. ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, 118 में तो शायद लोकसभा राज्यसभा बताई गई हैं. लैंग्वेज जरूर पार्लियामेंट की 120 में है. ठीक है, दैट इज द सी आर करेक्टली मैच. एक बार आप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, मेमोराइजेशन क्वेश्चन, जस्ट गो वंस विद इट. माई थ्रो आंसर इज द सी. State government may notify the state commission, state government may notify the state commission may perform its functions at other place other than the state capital. Who need to consult the state government for such notification? Consumer Protection Act. देखो स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं आएगी, नेशन कमीशन नहीं आएगा, दो बचे, स्टेट कमीशन या स्टेट कमीशन एंड हाई कोर्ट. यहाँ पे हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है तो स्टेट कमीशन विल बी द आंसर. दैट इज जस्ट अ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस कि भाई ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई द स्टेट कमीशन परफॉर्म इट्स फंक्शंस एट अदर प्लेस अदर देन द स्टेट कैपिटल, कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमीशन को ऑर्डर कर सकती है कि राजधानी के अलावा, स्टेट कैपिटल के अलावा आप कहीं और फंक्शंस भी करने हैं. हु नीड टू कंसल्ट. अब स्टेट कमीशन को नोटिफाई कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को किसको कंसल्ट करना पड़ेगा, स्टेट कमीशन को ही करना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन को तो कतई नहीं करेंगे. नीचे वाले दो बचे, स्टेट कमीशन और स्टेट कमीशन एंड हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट की कोई रेलिवेंसी इसमें दिखती नहीं है ना ही, और वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट हाई कोर्ट दोनों अलग अलग रहेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर है. तो कमीशन बचा, स्टेट कमीशन, सी विल बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ए. स्टेट मेड अ लॉ ऑन मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल नॉट विद स्टैंडिंग एनी रिपग्नेंसी विद एन अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. दैट इज राइट कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है कॉन्करेंट लिस्ट पे. The Parliament can make law on the matter in concurrent list that prevail over any repugnant to state law. पार्लियामेंट भी कोई लॉ बना सकता है स्टेट लॉ पे, चाहे वो उसके रिपग्नेंट भी हो. तो ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. इट मेक अ रिलेशन बिटवीन देम कि स्टेट भी नॉन रिपग्नेंसी को ध्यान रखेगा और पार्लियामेंट भी रिपग्नेंसी को ध्यान रखेगा, एंड बोथ दे कैन मेक द लॉ ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट. क्लियर. ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले सपोज ये कह रहा है कि जो लॉ पहले बनेगा, पहला वाला ये कह रहा है कि जो भी लॉ पहले बनेगा वो प्रिवेल करेगा. सेंटर बनाता है तो सेंटर वाला प्रिवेल करेगा, स्टेट बनाता है तो स्टेट वाला प्रिवेल करेगा. दूसरी बात में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ एनी मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट देन प्रिवेल ओवर एनी रिपग्नेंट स्टेट लॉ. लेकिन अगर पार्लियामेंट बाद में भी लॉ बनाता है तो वो प्रिवेल करेगा. ठीक है जी. क्या हुआ, पार्लियामेंट जो बाद में लॉ बनाएगा इट शुड बी कम अंडर क्राइटेरिया ऑफ अ नेशन इंटरेस्ट की स्टेट की कंसेंट है, नेशन रिक्वायरमेंट है, वट एवर थिंग, तो पार्लियामेंट लॉ विल बी डेफिनेटली विल प्रिवेल. लेकिन स्टेट लॉ बनाता है कॉन्करेंट लिस्ट में तो वो प्रिवेल करेगा विद इन द अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो उससे पहले बना हुआ है. Do you remember the concept of the 246 to 250 which we discuss about the relation between the state and center? आप एक बार ऐसा करना, आई अपलोडेड द क्लास ऑन यूट्यूब, तो मैं वो आपको लिंक भेजूंगा, तो आप एक बार वो वाली क्लास देख लेना. दैट विल मेक अ क्लियर विद यू. 246 to 240 आर्टिकल्स आपको जस्ट बी गो विद दैट एंड दे विल मेक अ क्लियर प्रोविजंस कि विच लॉ विल बी प्रिवेल इन दैट टाइप ऑफ थिंग. हाँ डेफिनेटली. ठीक है. चलो ओके देन, बाय.